इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा सेतुओं के संतुलन की शर्तों को निगमन करेंगे और देखेंगे कि प्रतिबाधा के परिमाण में क्या संबंध है और उनकी कलाओं के बीच का संबंध भी निगमन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा सेतुओं के संतुलन की शर्तें। तो यहाँ पर हमने 12वीं कक्षा में पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु। तो अगर व्हीटस्टोन सेतु में हमने 4 प्रतिरोध लगाए हैं R1, R2, R3, R4 और उसमें बैटरी लगाई है, तब हमने एक शर्त वहाँ पर निकाली थी R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो वहाँ हमने सिर्फ प्रतिरोध लगाए थे। यहाँ अगर हम उस DC स्रोत को हटाकर AC स्रोत लगा देते हैं तो हमारा ये आज का टॉपिक हो जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा सेतु। मतलब हमें यहाँ पर बैटरी नहीं लगानी, यहाँ पर हमें AC सोर्स या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाना है। तो यहाँ व्हीटस्टोन सेतु ही बनाएंगे, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ प्रतिरोध लगाए थे उनकी जगह पर यहाँ प्रतिबाधा लगाई जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 4 बिंदु लेंगे। यहाँ से हम प्रतिबाधा लगाएंगे, 4 प्रतिबाधा होंगी। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिए हैं, इस बॉक्स के अंदर एक एक प्रतिबाधा है और हम कह सकते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कहने का है प्रतिरोध भी हो सकता है, प्रतिरोध के साथ साथ श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में प्रेरकत्व तो हो सकता है, या श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में ही इसमें एक संधारित्र हो सकता है। तो यहाँ पर Z1 है, यहाँ प्रतिबाधा है Z2 और यहाँ प्रतिबाधा है Z3 और यहाँ प्रतिबाधा है Z4। तो एक व्हीटस्टोन सेतु बन गया है जिसमें R1, R2, R3, R4 ना होकर प्रतिबाधाएं Z1, Z2, Z3, Z4 हैं और ये हैं भुजाएं A, B, C और D। इसका मतलब AB में के बीच में Z1 लगा हुआ है, BC में Z2 लगा हुआ है, CD में क्या है Z4 है और AD में Z3 है। अब इसके 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण में यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने AC स्रोत इसमें लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने इसमें AC स्रोत लगा दिया। दूसरा जो विकर्ण था इसमें हम पहले लगाते थे गैल्वेनोमीटर, लेकिन यहाँ चूँकि ये प्रतिबाधाएं हैं तो यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया है, हिंदी कह सकते हैं संसूचक लगाया हुआ है, जिसकी प्रतिबाधा है ZD। तो यहाँ इस ZD में धाने वाली धारा को जब हम शून्य या न्यूनतम करेंगे तब हम इसे संतुलन की अवस्था कहेंगे। अब यहाँ देखिए, हम इस पास को कह देते हैं 1 नंबर और दूसरा जो बंद पास है इसे कह देता हूँ 2। यहाँ से जाने वाली धाराओं को लिख देता हूँ। इस धारा का मान कह देता हूँ I1, इस धारा का मान कह देता हूँ I3। यहाँ से जो धारा नीचे जा रही है इसे कह देता हूँ ID। यही धारा फिर यहाँ आएगी और यहाँ से इसमें जाने वाली धारा को कह देता हूँ I2 और इसमें जाने वाली धारा को कह देता हूँ क्या, I4। तो इसका मतलब ये A, B, C, D क्या हुआ, ये व्हीटस्टोन सेतु हुआ। इसमें AB भुजा में क्या है, Z1 प्रतिबाधा है। BC भुजा में क्या है, Z2 प्रतिबाधा है। AD भुजा में क्या है, Z3 प्रतिबाधा है और CD भुजा में क्या है, Z4 प्रतिबाधा है। अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 पास बनाए हैं इस पास 1 में क्या लगा देते हैं, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम लगा देते हैं, किरचॉफ का नियम। अब ये पहले वाले में क्या करा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाया है इसे। तो I1 और Z1 उसी दिशा में है तो हम इसे लिख देते हैं, इसमें कितना हो जाता है Z1 I1 विभवांतर। ID भी उसी दिशा में है तो इसे लिख देंगे प्लस
जेड डी इंटू आई डी, और ये चूँकि उल्ट विपरीत दिशा में है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगाकर लिख देंगे Z3I3। बैटरी इसमें चूँकि कोई है नहीं है या विभव कोई नहीं है तो इसलिए इसके बराबर रख देते हैं, हम 0 रख देंगे। दूसरे पास से इसे भी हमने घड़ी की सुई की दिशा में ही घुमाया है, तो यहाँ से शुरू करते हैं बी से, तो बी सी डी होगा। बी सी में I2 Z2 इसी की दिशा में है तो इसे हम लिख देंगे Z2 I2। ये Z4 वाले में विपरीत दिशा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस Z4 I4। ये ID भी विपरीत दिशा में है तो यहाँ लिख देंगे माइनस ZD ID। अब ये जो विकर्ण है BD, इसमें अगर धारा का मान 0 हो जाएगा तो हम इस सेतु को कहेंगे कि यह सेतु संतुलन की अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में इस ZD में आने वाली जो धारा है जिसका हमने ID कहा हुआ है, इसका मान हमें 0 रखना होगा। तो अगर हम इसका मान 0 रख देंगे तो ये जो दो समीकरण है इनको फिर से लिख देते हैं। क्या करने के बाद ZD ID के मतलब इसको बराबर 0 रख देंगे और यहाँ इसको बराबर 0 रख देंगे। तो इसके बाद ये समीकरण हो जाती हैं कितनी, ये हो जाएंगी Z1 I1 माइनस Z3 I3 इक्वल टू 0, या इस दूसरी समीकरण हो जाएगी Z2 I2 माइनस Z4 I4 इक्वल टू 0। इन दोनों को फिर से लिख देते हैं तो ये हो जाता है Z1 I1 इक्वल टू Z3 I3, या Z1 अपॉन Z3 इक्वल टू I3 अपॉन I1। इसे फिर दूसरी वाली समीकरण को लिखते हैं, ये हो जाएगा Z2 I2 इक्वल टू Z4 I4, और ये हो जाएगी Z2 अपॉन Z4 इक्वल टू I4 अपॉन I2। तो हमारे पास दो अनुपात आए Z1 अपॉन Z3, तो एक अनुपात ये आया, इसे समीकरण 1 रख देता हूँ, एक अनुपात ये आया दूसरा, इसे समीकरण 2 रख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें किरचॉफ का धारा का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ के धारा का नियम क्या है कि यहाँ हम किरचॉफ के धारा का नियम यहाँ एक तो बी बिंदु पर लगाएंगे, तो किरचॉफ के धारा का नियम बी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर धारा का नियम लगाएंगे। किरचॉफ के धारा का नियम है किसी भी जंक्शन या संधि पर, तो किरचॉफ के धारा का नियम है किसी भी संधि पर आने वाले धारा प्लस जाने वाली धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। या कह सकते हैं आने वाली धारा को अगर प्लस लिखेंगे और जाने वाली धारा को माइनस लिखेंगे तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा का मान। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अगर हम आने वाली को प्लस करेंगे तो I1 अंदर आ रही है, I2 बाहर जा रही है, ID ये बाहर जा रही है, तो हम कह सकते हैं किरचॉफ धारा के नियम से क्या, कहाँ पर, बी पर। क्या होगा बी पर, ये होगा I1 इक्वल टू I2 प्लस डी। डी पर लगाते नियम, डी पर अंदर आने वाली दो धाराएं हैं, I3 अंदर आ रही है और ये ID अंदर आ रही है, बाहर जाने वाली सिर्फ I4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा I3 प्लस ID इक्वल टू I4। अगर इसमें भी हम क्या करें, संतुलन कर दें, तो संतुलन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 बराबर I2, बिकॉज यहाँ जो ID है ये ID का मान कितना हो जाएगा संतुलन में, 0। यहाँ ID का मान 0 हुआ तो I1 बराबर हुआ I2। इसके अलावा I3 बराबर हो जाएगा I4। इनका भी अनुपात कह देते हैं, देखिए I1 बराबर I2 है, I3 बराबर I4 है। इसका मतलब होता है यहाँ से हम इस ढंग का यहाँ जो अनुपात है इस अनुपात के हिसाब से ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को अगर भाग कर देंगे तो ये भाग करने के बाद दूसरी बटे पहली करते हैं, तो ये भाग करने के बाद आ जाएगा I3 अपॉन I1 बराबर I4 बटे I2। तो ये एक समीकरण बन गई यहाँ पर, इसे हमने कह दिया कितने, समीकरण नंबर 3। अब जो प्रतिबाधा के अनुपात थे समीकरण 1, 2 उन्हें देखते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ जो समीकरण 1 है उसमें है I3 अपॉन I1, समीकरण 2 है उसमें I4 अपॉन I2, समीकरण 3 है उसमें इन दोनों को बराबर रखा हुआ है। इसका मतलब समीकरण 3 इन दोनों समीकरण की राइट हैंड साइड ही है। तो इसका मतलब अगर 1, 2, 3 को एक साथ कंबाइन कर दें तो हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2, 3 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 को 1 और 2 में अगर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Z1 अपॉन Z3 इक्वल टू Z2 अपॉन Z4।
तो ये एक समीकरण आ जाती है। इन तीनों को कंबाइन करने के बाद ये प्रतिबाधाओं का अनुपात आ जाता है। अब इस अनुपात को देखेंगे कि ये प्रतिबाधा क्या है। प्रतिबाधा वास्तविक संख्या नहीं है, प्रतिबाधा में वास्तविक भाग भी है और एक काल्पनिक भाग भी है। जो इसमें किसकी वजह से हो सकता है? जो हो सकता है इसमें इस संधारित्र या इसमें प्रेरकत्व जुड़ होने के कारण। क्योंकि इसमें प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र और प्रेरकत्व भी जुड़े हैं, इसका मतलब इसमें काल्पनिक भाग भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली Z1, Z2, Z3, Z4 प्रतिबाधा है। मतलब ये मिश्रित संख्या है। अब मिश्रित संख्या को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो है Z इक्वल टू A प्लस आई बी, एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका है Z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। तो ये तो इसका कार्टेशियन वाला तरीका है, तो ये इसकी पोलर विधि है। हम इसी विधि का सहारा लेंगे, इस विधि का यानी कि पोलर विधि का सहारा लेंगे। तो पोलर विधि का मतलब R मतलब परिमाण और थीटा इसकी कला। तो हम Z1, Z2, Z3, Z4 को पोलर विधि के हिसाब से लिखते हैं। तो Z1 बराबर, Z2 बराबर, Z3 बराबर, Z4 बराबर, इनको हम पोलर विधि से लिखेंगे। Z1 का परिमाण मतलब Z1 का मोड e की पावर आई थीटा 1, अगर कला थीटा 1 है तब। तो हम इसका परिमाण लिखेंगे Z2, ये हम कह देंगे e की पावर आई थीटा 2। इसका मतलब ये कह देंगे हम Z3 e की पावर आई थीटा 3। ये कह देंगे हम Z4, तो ये हो जाएगा e की पावर आई थीटा 4। अब देखिए, अब अगर हम इसमें इस समीकरण में इन चारों को रख दें तब क्या होगा। इस समीकरण को फिर से लिखते हैं। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को फिर से लिखते हैं। तो ये समीकरण हो जाएगी Z1, Z4 इक्वल टू Z2, Z3। अब Z1, Z4 को यहाँ से रखेंगे तो Z1 इक्वल टू कितना, Z1 का मॉडुलस e की पावर आई थीटा 1। Z4 कितना हो जाएगा, Z4 का मॉडुलस e की पावर आई थीटा 4 इक्वल टू Z2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 e की पावर आई थीटा 2। Z3 का मतलब कितना हो जाएगा, Z3 का मोड e की पावर आई थीटा 3। इसका मतलब ये हो जाएगा Z1 मॉडुलस, Z4 मॉडुलस e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 4, ये ब्रैकेट में है चूँकि आई कॉमन है, इक्वल टू कितना हो जाएगा Z2 मॉडुलस, Z3 मॉडुलस e की पावर आई थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखिए यहाँ जो हमारी दो फॉर्म थी, ये एक तो इस तरीके की फॉर्म थी। अगर इस तरीके के दो हमारे पास मिश्रित संख्या हैं और वो दोनों बराबर हैं, तो हम उन्हें देखते हैं कि उनके वास्तविक मान और काल्पनिक मान अलग अलग बराबर होने चाहिए। ठीक वैसा ही यहाँ पर है। अगर हम पोलर विधि से किसी मिश्रित संख्या को लिख रहे हैं, तो अगर दो संख्याओं में तुलना करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है उसका परिमाण r और थीटा ये अलग अलग बराबर होने चाहिए। तो यहाँ यही चीज़ है। तो यहाँ भी यही है कि हमारे पास जो ये समीकरण आई है, ये इस समीकरण में ये इसका परिमाण है और ये इसका कोण है। इधर राइट साइड में ये परिमाण है और ये इसका कोण है। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करना चाह रहे हैं, इसकी इससे तुलना करना चाह रहे हैं, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का परिमाण बराबर होना चाहिए और राइट साइड और लेफ्ट साइड के क्या होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए अलग अलग। इसका मतलब तुलना करने पर, तो तुलना करने पर आ जाएगा Z1 का मॉडुलस, Z4 का मॉडुलस इक्वल टू Z2 का मॉडुलस, Z3 का मॉडुलस। ठीक है, ये इसे मैं सिंपल करके लिख सकता हूँ Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस इक्वल टू Z3 अपॉन Z4 का मॉडुलस। और इसके साथ साथ कोण की तुलना करूँगा तो थीटा 1 प्लस थीटा 4 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसका मतलब इन चारों की जो फेस की समीकरण है, उन फेस एंगल में ये 1 और 4 का सम 2 और 3 के सम के बराबर होगा। तो एक समीकरण ये आई, ये है एक, और दूसरी समीकरण ये है। यही संतुलन की सामान्य शर्तें हैं। तो अगर मैं ए कहूँ, इसे बी कहूँ, तो ए और बी, ए तथा बी सेतु संतुलन की यहाँ ये इसको मैं समझा देता हूँ कि थीटा 1 प्लस थीटा 4 और थीटा 2 प्लस थीटा 3 का मतलब क्या है। इसको यहाँ से याद कर लेते हैं और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, वहीं जहाँ हमने जो सबसे पहले सेतु बनाया था, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए शर्त क्या थी, शर्त थी थीटा 1
प्लस थीटा 4 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखिए जो हमारे पास ये थीटा आ रहे हैं, ये थीटा है कि हमने आर के साथ या तो सी लगाया है या इसके साथ हमने एल लगाया है, तो वहाँ से है। तो अगर हम इसमें प्रेरकत्व लगाते हैं तो प्रेरकत्व का मतलब है जे ओमेगा एल, और अगर इसमें संधारित्र लगाते हैं तो इसमें आता है 1 अपॉन जे ओमेगा सी, या उसे कहेंगे माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब ये जो संख्या है ये थीटा का पॉजिटिव मान देगा, और ये जो संधारित्र है ये संधारित्र थीटा का निगेटिव मान देगा। इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड पॉजिटिव होगी, या राइट साइड में अगर जीरो है तो लेफ्ट साइड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब अगर थीटा 1 पर प्रेरकत्व है तो थीटा 4 पर आपका संधारित्र लगा होगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर हम इसको पैरेलल में लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ पर संधारित्र अगर सीरीज में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो यहाँ पर संधारित्र आपका पैरेलल या समांतर क्रम में लगा होगा, जिससे उन दोनों का सम 0 हो जाए। ऐसा हो सकता है कि एक हम संधारित्र थीटा 1 पर लगा दें, एक थीटा 2 पर लगा दें, मतलब एक संधारित्र यहाँ लगा होगा, एक संधारित्र यहाँ लगा होगा, तब भी ये काम चल सकता है। अगर हम यहाँ एक संधारित्र श्रेणी क्रम में लगा दें और यहाँ पर एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगा दें तो एक तरफ की साइड प्लस हो जाएगी, दूसरी तरफ की साइड माइनस हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इन सब को इसी ढंग से लगाना है ताकि इस तरफ का फेस या कला और इस तरफ की कला का मान या तो दोनों तरफ शून्य हो, या दोनों तरफ प्लस प्लस के साइन हो, या दोनों तरफ माइनस माइनस के ही साइन हो, तभी बात बन पाएगी। परिमाण तो उसके जो संधारित्र या प्रेरकत्व की परिमाण है उससे चेंज हो सकता है, बट साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी को अलग अलग करके बहुत सारे सेतु बनाए हैं, मैक्सवेल सेतु है, वीन सेतु है, तो इन सब को अभी बाद में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।